Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face-to-Face series. Friends, in these episodes, we talk to you about emerging companies from emerging sectors, and in this process, we talk to the promoters of such companies. This is because we believe that the promoters can give us good information about the companies, and normally we talk to the promoters about their business model, their business journey, their growth plans. And friends, today we've got a very interesting company which is going to hit the SME capital market very soon. The company's name is Winsol Engineers Limited, and we have the privilege and pleasure of having the promoter and managing director, Mr. Ramesh Jivabai Pendaria. रमेश भाई, थैंक यू वेरी मच. मुझे यकीन है कि सर आज के छोटे इंटरव्यू में हम आपके बारे में और कंपनी के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जान पाएंगे और हमारे व्यूअर्स को बहुत इसका लाभ होगा. Sure, sir. My pleasure. I can share the information to viewers. Yeah. Thank you, sir. So रमेश भाई, पहला सवाल विच इज वेरी बेसिक एंड एलिमेंट्री, हमको हमारे बिजनेस कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा समझाइए. हम ईपीसी प्लेयर है, हम विंड और सोलर सेक्टर्स के लिए काम करते हैं. तो बेसिकली इफ यू कैन टेल अस व्हाट इज द मेन बिजनेस ऑफ आवर कंपनी. एंड सेकंड रिलेटेड क्वेश्चन रमेश भाई इज दैट ये कंपनी आपने कैसे शुरू की, आपकी बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए. ये बिजनेस शुरू करने के पहले आप कहीं पे सर्विस करते थे, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड हमको बताइए, विच विल बी हेल्पफुल फॉर आवर इन्वेस्टर्स. Right, sir. I start with myself. मैं chartered electrical engineer हूँ, sir, and I started my career from Reliance. I started my career from Reliance from 1997. 8 साल Reliance में सर्व करने के बाद I went to SR Oil, where I was doing engineering for 2 years, and then I switched to Suzlon. I served in Suzlon for 8 years. I left Suzlon in 2015, and I incorporate this company in 2015 only. Okay. So, ये जो BOP and EPC हम बात कर रहे हैं, we have collectively 25 years of experience in this field, sir. And ये मेन जो ईपीसी है, ईपीसी के बारे में मैं आपको पहले तो बीओपी क्या है वो व्यूअर्स को बता दूं, ताकि इनको भी पता चले कि क्या कंपनी रियली काम कर रही है. जैसे एवरीवन नो कि भाई सोलार सबको पता है, विंड मिल्स सबको पता है. तो WTG जो विंड मिल, हम लोग उसको WTG बोलते हैं, विंड टर्बाइन जनरेटर, उसको आपको लगाना है तो उसके लिए काफी चीज चाहिए. जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे सुजलॉन है, GE है, गमेसा है, वेस्टास है, दीज आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ WTG. तो वो लोग WTG बना के आपको सेल करते हैं. उसके बाद आपको लगाने के लिए क्या चाहिए, तो साइट सिलेक्शन करना पड़ेगा, लैंड परचेस करना पड़ेगा, लैंड को डेवलप करना पड़ेगा, वहां जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, फाउंडेशन करना पड़ेगा, फिर जितने भी विंड मिल्स है उसको इंटरनली कनेक्ट करने के लिए लाइन बिछानी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश, नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा, स्काडा कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी. उसको फिर जाके फाइनली सबस्टेशन में जाके कनेक्ट करते हैं, एंड सबस्टेशन को फिर आगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ग्रिड में जो गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबस्टेशन होता है, उसको जाके कनेक्ट करता है. तभी जाके ये पूरा विंड फार्म या तो सोलर फार्म ऑपरेशनल होता है. बिल्कुल. तो हम लोग जो आज की डेट में सर्विस दे रहे हैं वो अदर देन WTG सप्लाई कोई करता है, उसके अलावा जो भी इंक्लूडिंग साइट सिलेक्शन से लेके सबस्टेशन तक का सारी चीज आज हम लोग कर रहे हैं, सर. ठीक है, मैं समझ गया. इनफैक्ट रमेश भाई बहुत अच्छी तरह से आपने बताया. रमेश भाई, अभी थोड़ा सा मैक्रो सेक्टर के बारे में बात करें तो इतने सालों से आपने ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी विंड मार्केट में काम किया है. तो मेरे को बताइए सर, अगले 3-5 साल में व्हाट इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ फॉर आवर कंपनी. हालांकि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी ने भी रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है. तो विदाउट पुटिंग नंबर्स, अगर आप हमको बता दें कि अगले 3-5 साल में ये सेक्टर के लिए क्या ग्रोथ प्रेजेंट हो रहा है और हम इसको कैसे कैपिटलाइज करेंगे. सो इफ यू कुड प्लीज शेयर योर थॉट्स. सर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. एंड ये बिकॉज की जो गवर्नमेंट की सोच है और गवर्नमेंट का जो टारगेट्स है वो मैं नंबर के साथ ही बताऊंगा, ताकि इतना इंटरेस्टिंग है, सबको लगेगा कि रियली एक अच्छा ग्रोथ हो रहा है.
अभी तक रिन्यूएबल में टोटल 190 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हुआ है अभी तक का। लास्ट 30 साल से इंस्टॉलेशन चल रहा है, 30 साल में हमने 190 गीगावाट इंडिया में अचीव किया है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट करना है। मतलब अभी भी 310 गीगावाट करना है। जो हमने 30 साल में 190 किया, उसके सामने 6 साल में 310 करना है। तो वॉल्यूम आप देखें सर कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। कितने भी रिसोर्सेस है, सारे रिसोर्सेस कम पड़ेंगे उसको अचीव करने के लिए। एंड मैंडेट है कि करना ही करना है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज का जिस हिसाब से अभी चल रहा है उसको ठीक करने के लिए ये मैंडेटरी है, ऐसा है सर। बिल्कुल, तो आई थिंक रनवे बहुत बड़ा है, आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, आई थिंक दिस इज वेरी नाइस टू राइट हियर। सर। रमेश भाई, अभी थोड़ा सा अगर इफ यू कैन टेल अस अबाउट सम ऑफ योर मार्की कस्टमर्स, कौन कौन से कंपनीज के लिए हमारी कंपनी ने काम किया है, और टिपिकली सर हमारी ऑर्डर बुक कितनी होगी एज ऑफ नाउ, जो प्रोस्पेक्टस में स्टेटेड नंबर है। इफ यू कुड शेयर द ऑर्डर बुक डेटा फॉर अस, बिकॉज मैं जानता हूँ कि ये बिजनेस ऑर्डर बुक ड्रिवन है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर हमारे मेजर क्लाइंट्स जो है, इंडिया के टॉप 10 रिन्यूएबल इंस्टॉलर्स जितने भी है सबके साथ हम लोग काम कर रहे हैं सर। एवरीवन नो नेम्स: अदानी, सुजलोन एनर्जी, आदित्य बिरला, रिन्यू पावर, सेमकोप ग्रीन इंफ्रा, विविध, ये सारे क्लाइंट हमारे क्लाइंट्स है, मतलब कि हमारे कस्टमर्स है सर। और ऑर्डर बुक मैं आपको अच्छी चीज बता दूं कि हर साल हमारे पास 25 से 30 करोड़ का ऑर्डर बुक होता था जब साल स्टार्ट होता है। अप्रैल के स्टार्टिंग में हमारे पास उतना ऑर्डर बुक होता था, एंड फिर कंटिन्यूअसली ऑर्डर आते रहते हैं। बट इस साल वी हैव अराउंड 120 करोड़ ऑर्डर बुक एज ऑन डेट। तो अभी तो पूरा साल बाकी है, एंड मैंडेट इज कि वी हैव टू कंप्लीट दिस ऑर्डर्स बाय 31 मार्च 2025। ओके, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट उसका मतलब काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑब्वियसली कंपनी देखेगी, क्योंकि ऑर्डर बुक भी अच्छा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम भी नेक्स्ट 12 मंथ्स है, तो डेफिनेटली नाइस टू हियर। अच्छा, रमेश भाई, अभी एक बात बताइए, नॉर्मली जब हम कोई ईपीसी प्रोजेक्ट लेते हैं तो टेंडरिंग प्रोसेस होता है, आइदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कस्टमर। मुझे बताइए कि नॉर्मली कितना टाइम लगता है फ्रॉम द टाइम यू गेट इंक्वायरी टिल फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। नॉर्मली हमारा टाइम फ्रेम कितना होता है, 12 महीना या 24 मंथ्स, और इवन लॉन्गर? व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच यू नॉर्मली टेक? और सर इसमें फाइनली प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, यानी डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, कितने विंडमिल्स आपको इंस्टॉल करने हैं, स्कोप ऑफ एक्टिविटी ज्यादा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर टाइमिंग इसमें जो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं, वो नॉर्मली उसको 18 महीने में इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जो भी अदानी है या जो भी इन्वेस्टर्स है, उनको मिलने के बाद वो लोग टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके फिर हमको करते हैं, हमको सब करते हैं। तो उसके लिए उनको मिनिमम 2 से 3 महीने का टाइम, उनको 90 डेज का टाइम लग जाता है। तो जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो हमारे पास मैक्सिमम 12 महीने से 15 महीने का टाइम होता है, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स 12 मंथ्स के ही होते हैं कि ओके, स्टार्ट में आ गए और 31 मार्च को कैलेंडर, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में खत्म करना होता है। उसका मतलब रमेश भाई आपका काम बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 12 महीने में आपका जिम्मेदारी होती है कि क्लाइंट जो आपको बताएगा वो पूरी तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। रमेश राइट भाई, सर। मेरे को एक बात बताइए, ईपीसी कंपनीज में हमने देखा है कि नॉर्मली जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, कस्टमर एक थोड़ा सा 5-6% रिटेंशन मनी रखता है, तो हमारे सेक्टर में और हमारे बिजनेस में भी ऐसा होता है? यस सर, डेफिनेटली होता है कि परफॉर्मेंस गारंटी जो हम लोग, क्योंकि आज कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस गारंटी होती है। तो परफॉर्मेंस गारंटी के लिए 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए 5% का प्रोविजन हर एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है सर। ओके, ओके, ठीक है, समझा मैं। रमेश भाई, अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बिजनेस रिलेटेड है, देखिए कंपटीशन तो हर इंडस्ट्री में होता है, हमारी इंडस्ट्री में भी है, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करें, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, तो हम हमारा काम किस प्रकार से क्लाइंट को अच्छा करके देते हैं? हमारी सर्विस है, हमारी एग्जीक्यूशन है, हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ट्रैक रिकॉर्ड है, तो कैन यू टेल अस 2-3 थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट? एक तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन है, बट उसके अलावा जो आपका स्किल टेक्निकल बेस है,
can you share 2-3 points which are qualitative in nature and which actually differentiate our company with other companies in the industry? So इसके बारे में बताइए। सर मैंने इनिशियल फेज में बताया कि हम लोग मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, तो हम लोग इंजीनियरिंग से स्टार्ट करके कंप्लीशन तक का सारा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड मेन जो हमारा इवन टीम जो है, वो टीम दो चीज को ऊपर बहुत ही फोकस करते हैं। वन इज द टाइमलाइन एंड सेकंड इज द क्वालिटी। एंड इसके अलावा बाकी जैसे लोग हैं वो क्या है कि ठीक है प्रोजेक्ट करके देते हैं, बट अपना ऐसा है कि अपने पास एक्सपर्ट्स है कि जो आफ्टर सेल्स सर्विस जिसको बोलते हैं कि भाई एग्जीक्यूशन करने के बाद उसको मेंटेन करना, 25 साल के लिए मेंटेन करने की सर्विस भी हम लोग देते हैं। हम लोग बिल्ड एंड ऑपरेट उस टाइप का प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई हम लोग बिल्ड करके प्रोजेक्ट और 25 साल तक आपको ऑपरेट भी करके देंगे। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी नाइस टू हियर। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन और सर्विस और ये जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, दिस इज द मेन डिफरेंशिएटर फॉर आवर कंपनी। उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट सम फाइनेंशियल्स नाउ। रमेश भाई, मैं देख रहा था कि FY23 में कुछ 65 करोड़ का टर्नओवर हो गया। पिछले साल 60 करोड़ था, लेकिन प्रॉफिट हमारा अच्छा बढ़ा है, इन्हें ऑलमोस्ट 5 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, इसका मेन कारण क्या है? एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस बिग जंप इन प्रॉफिटेबिलिटी, इफ यू कुड टेल अस। सर जो 2021-22 में उस टाइम में हम लोग ने फर्स्ट टाइम राजस्थान में प्रोजेक्ट्स लिए थे। आप नए स्टेट में जब भी एंटर करते हो तो इनिशियली आपको वहां पे इस्टेब्लिश करने के लिए 3-4 महीना 5 महीना लगता है इनिशियली, बिकॉज अब फर्स्ट टाइम आप स्टेट में एंटर कर रहे हो। तो उस टाइम में खर्चे ज्यादा होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम रहती है बिकॉज यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। एंड कुछ चीज हम लोग ने बाद में इम्प्लीमेंट भी की कि जैसे हम लोग 7 या 8 साइट में ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज गुजरात में ऑपरेट कर रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब में ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। तो वहां पे स्मॉल स्मॉल साइट्स है, तो हर एक साइट का P&L स्टार्ट कर दिया हमने कि भाई हर एक साइट का मुझे P&L चाहिए, ताकि पता चले कि कौन सी साइट ग्रे में जा रही है, कौन सी रेड में जा रही है, कौन सी ग्रीन में है। बिल्कुल। सेकेंडली जो भी मैन पावर एंड इक्विपमेंट हम लोग जो डाल रहे हैं, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, भाई ये इतना मैन पावर मिल डालने के बाद आपको इतना आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, या इतना इक्विपमेंट लेने के बाद इतना आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। तो वो कंपैरिजन कंटिन्यूस करते हैं एंड उसके ऊपर एक्सपेडाइट करते रहते हैं। इसकी वजह से सर प्रॉफिटेबिलिटी में काफी बेनिफिट हुआ है हमें। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझा है। इनफैक्ट मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है कि रमेश भाई, अभी हमने कहा कि हमारी ऑर्डर बुक करीबन 120 करोड़ है, जो अगले एक साल में कंप्लीट होगी। तो नॉर्मली जैसे रेवेन्यू बढ़ता है, आप रेवेन्यू को स्केल अप करते हो, तो कैन वी एज्यूम दैट आपका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स भी उतना ही प्रोपोर्शनेटली बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है? क्या ये पॉसिबल लग रहा है? आई मीन ऑफ कोर्स टॉप लाइन बढ़ेगा तो मार्जिन्स भी इंप्रूवमेंट होने की अपेक्षा रहेगी। श्योर सर, बिकॉज कि अगर जैसे ये आईपीओ का पर्पज ही यही था कि अगर पैसा ज्यादा है तो आप बड़े प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। तो बड़ा प्रोजेक्ट में एक ही जगह में आप लंबे टाइम के लिए काम करते हो तो डेफिनेटली मार्जिन्स आपके इम्प्रूव होते ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक दैट इज गुड टू हियर रमेश भाई। नाउ रमेश भाई, मेन क्वेश्चन जो इस इंटरव्यू का है, ये पूछना है कि सर अभी कंपनी हमारी पब्लिक इशू कर रही है, तो सर ये पब्लिक इशू पहले तो ब्रीफली हमको बताइए कि इसका मेन पर्पस क्या है और कितना मोटा मोटी हम पैसा उठाने वाले हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सर मेन पर्पस इसका है वो वर्किंग कैपिटल ही है। हम लोग 23.36 करोड़ उठा रहे हैं मार्केट से। मैंने इनिशियली बताया कि जो अपनी वर्कफोर्स है सर, हमारे पास नॉलेज, टैलेंट या वो कोई कमी नहीं है। ओनली थिंग हम लोग अभी तक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाए, उसका एक ही रीजन है कि अपने पास लिमिटेड वर्किंग कैपिटल था। तो वो प्रॉब्लम सोल्व होता है तो डेफिनेटली द स्काई इज द लिमिट। एग्जैक्टली। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल इज द मेन पर्पस, हम लोग पैसा उठा रहे हैं और जिससे आपको काफी फायदा होगा। डेफिनेटली अच्छी बात है। रमेश भाई, अभी वर्किंग कैपिटल की बात हुई है तो मेरे को बताइए कि मोटा मोटी हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो माइलस्टोन बेस्ड होता है, यानी जितना काम हमने किया उसके हिसाब से हमको पैसा मिलता है? और टिपिकली वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे बिजनेस में कितना लंबा होता है? व्हेन आई टॉक अबाउट इन्वेंट्री, डेटर्स, जो आपको पैसा कस्टमर टाइम पे देते हैं, तो मोटा मोटी मैं मान के चलूं कि 60 डेज या 90 डेज नॉर्मल वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे इंडस्ट्री में कितनी? सर इसमें ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े होते हैं तो डेफिनेटली हम लोग माइलस्टोन में 4 या 5 माइलस्टोन में इन्वॉइसिंग करते हैं, ताकि अपना वर्किंग कैपिटल एंड डे मेंटेन रहे। जो ऑपरेशन सर्विसेज है उसके लिए
लीड टाइम 45 to 60 डेज होता है, एंड बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 60 to 90 डेज होता है सर। और नॉर्मली रमेश भाई, ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप काफी बड़े कस्टमर्स के साथ काम करते हो, तो आज तक आपको कोई ऐसा वर्किंग कैपिटल में दिक्कत हुई नहीं है? सारे पैसे टाइम पे आ रहे हैं? कैन वी से दैट दिस इज हैपनिंग नाउ आल्सो एंड इन फ्यूचर आल्सो? पेमेंट साइकिल में कोई दिक्कत नहीं आएगी? सर ये बिकॉज ये कंटिन्यूस ग्रोइंग बिजनेस है, तो उनको भी एंड कस्टमर्स को हम लोग जब भी कुछ कमीशन करके देते हैं तो कस्टमर को भी रेवेन्यू स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके लिए भी पे करना इजी है कि भाई एक बार हाँ उनका स्टार्ट हो गया उसके बाद पे करना है, तो उनको बिल्कुल। रेवेन्यू स्टार्ट हो गया उसके बाद वो पे कर रहे हैं सर। अच्छा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तो आई थिंक वेरी लॉजिकली आपने आंसर किया। रमेश भाई, अभी और एक सवाल जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। हमारी कंपनी ने बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। बट सबसे बड़ा जो एसेट ईपीसी कंपनी का होता है वो उसका टैलेंट और वर्कफोर्स होता है। तो मेरे को राइट बताइए, सर। तो ये वर्कफोर्स और टैलेंट को आपने कैसे नर्चर किया है? क्योंकि आज तो कंपटीशन का जमाना है, आपको भी पता है कि यंग लोग हैं तो उनको दूसरे भी अपॉर्चुनिटीज मिलते रहती है। तो हमने किस प्रकार की कोशिश की है कि वो कंपनी में रहे, हमारे ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करे और हमको उसका लाभ मिले? सो इसके बारे में कुछ बताइए। सर ये कंपटीशन बिकॉज हम लोग जब स्टार्ट किया तभी से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था, बट हमको कभी कॉम्पिटिशन्स दिखा नहीं कहीं भी, बिकॉज कि हम अपने काम में फोकस रखते हैं, अपने क्वालिटी अपना टाइम उसमें फोकस रखते हैं। एंड एम्प्लॉय की बात है तो सर यहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट नहीं है। लोगों को मतलब जैसे होमली ट्रीट किया जाता है उस टाइप का ऑफिस में सब जगह एनवायरनमेंट है साइट पे। एंड इवन मेरी केबिन में सबको एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई ये लिमिटेड लोग ही आएंगे मेरे पास, ऐसा नहीं है। तो लोगों के साथ हम लोग बिकॉज ये ग्राउंड फोर्स से वही काम करके देती है, तो सबके साथ हम लोग कंटिन्यूसली जुड़े हैं, ये सबका ग्रोथ है। बिल्कुल। राइट हाँ सर। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा रमेश भाई, क्योंकि बहुत सारे प्रमोटर्स हमने जिनसे मिले हैं, सर इतना फ्रैंकली और ट्रूथफुली आपने बताया कि सर यू आर गिविंग अ होमली एटमॉस्फेयर, और यही शायद आपका एक गुरु मंत्र है कि लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। सर आखिरी सवाल आज के लिए, जो हम सारे प्रमोटर्स को पूछते हैं। सर हर बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क होता है, बट कोविड को अगर हम छोड़ दे रमेश भाई, तो हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, एंड हाउ हैव वी मैनेज दिस रिस्क सो वेल अप टिल नाउ? सो इफ यू कुड प्लीज टेल अस। सर इसमें बाकी कोई रिस्क तो एग्जीक्यूशन एंड बाकी चीज में कहीं रिस्क मुझे दिख नहीं रहा है, बट ओनली थिंग कि जैसे गवर्नमेंट ने अभी मैंडेट दिया है कि भाई 2030 तक हमको इतना इंस्टॉलेशन करना है, बट जो पॉलिसीज है वो एवरी ईयर अमेंडमेंट हो रहा है। तो वी विश कि अभी जो भी गवर्नमेंट सेट होगा उसके बाद हमको 2030 तक का एक साथ में पॉलिसी, 5 साल का एक बार एक साथ में पॉलिसी मिल जाए, तो फिर ये बिजनेस मतलब जो पहले बोला कि स्काई इज द लिमिट, एम्पल हाँ, अपॉर्चुनिटी है, बहुत ग्रो कर सकते हैं सर। नहीं बिल्कुल, आई थिंक उसका मतलब काफी बड़ा रनवे है ग्रोथ के लिए, और अपार्ट फ्रॉम राइट गवर्नमेंट पॉलिसी मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं है जिससे इसमें कोई प्रॉब्लम आए। तो डेफिनेटली आगे के साल भी काफी अच्छे रहेंगे। तो रमेश भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने। और मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत विशेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर।